हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम एग्ज़ाम के विषय पर चर्चा करेंगे जो कि 16 तारीख को जियोग्राफी पेपर 1 का पेपर है और बीए थर्ड सेमेस्टर जो थर्ड है उसका पेपर है जियो 201 का। ओके, तो मैंने पिछले एक वीडियो में उसमें यूनिट फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, जिसमें से लगभग सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप उसको देख लीजिएगा। और ये आज मैं दूसरे यूनिट को कवर करूंगा जिसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन, मतलब जो सॉइल इरोजन है, मृदा क्षरण जो हो रहा है, और डिफॉरेस्टेशन जो है उसके बारे में, पॉल्यूशन जो है एयर और वाटर पॉल्यूशन, इन दोनों के बारे में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए हैं। और चूंकि आप देखिए आपका एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव वे में होगा, तो ऑब्जेक्टिव वे में क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है ये तो कोई क्लियरली बता नहीं सकता है। इसीलिए आपको एक पूरे सिलेबस का, चारों यूनिट का एक ओवरव्यू होना चाहिए, ठीक है। तो अब उतना समय भी नहीं है कि आप बुक जाके पूरा पढ़ सकें, तो इसी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक प्लेलिस्ट दे दूंगा, उसमें मैंने सारे 10 वीडियो में सारे जो है आयामों को कवर किया है। इन चारों यूनिटों के बारे में मैंने आपको विस्तार से उसमें बताया है, ठीक है। अगर टोटल मिला जुला के पूरा वीडियो की जो टाइम है वो लगभग 2-2.5 घंटे का होगा। अगर आप पूरे सिलेबस को कवर करना चाहते हैं, एक माइंड मैप रखना चाहते हैं अपने दिमाग में, तो आप चाहें तो उससे जाके देख सकते हैं और 2 से 2.5 घंटे में आपका पूरा सिलेबस लगभग एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। और एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि जब तक आपको किसी भी सब्जेक्ट के एक तरह से ओवरव्यू आपके दिमाग में नहीं है, आपके टॉपिक का ओवरव्यू नहीं है, तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो वो तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। और लेकिन जो क्वेश्चन कंसेप्ट से आ सकता है, टॉपिक से सीधे उठ के आ सकता है, तो उसको भी आप करने में चूक जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जाके आप वो सारा वीडियो देख लीजिए। लगभग टोटल अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 2 से 2.5 घंटे लगेंगे। डबल स्पीड पे करके देखिएगा, आप जो है आसानी से आपका कवर हो जाएगा और आपको एक पेपर जब आप देंगे तो आप कॉन्फिडेंट में होंगे, ठीक है। आइए हम अपना सेकेंड यूनिट पे चलते हैं, कवर करते हैं इसको, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। और इसमें जितने भी टॉपिक हैं सारे पे मैंने लगभग 30 क्वेश्चंस लाए हैं। 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैंने कंसेप्ट तो पढ़ा दिया था और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो फैक्चुअल हैं उसको मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन दोनों रखा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में दिमाग में सस्पेंस एक तरह से बन जाता है। जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझको लगा उसको मैं वन लाइनर में लेके आया हूँ, जिससे कि केवल आपको एक ही आंसर दिखे और एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। और मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने ऑब्जेक्टिव में ही लाए हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें वन लाइनर भी हैं, ठीक है। आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मृदा अपरदन का प्राकृतिक कारक नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, भूकंप, वर्षा, पवन और हिमानी। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस अपना लगाएंगे कि जो मृदा अपरदन होता है, अर्थात जो मिट्टी का अपरदन होता है, वो किसकी वजह से हो सकता है। तो भूकंप तो इसका कोई संबंध नहीं है। वर्षा हो सकता है, हिमानी अर्थात जो बर्फ से बर्फ खिसकता है तो उससे भी मृदा का अपरदन होता है, ठीक है। तो अगर आपने मृदा अपरदन का टॉपिक पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था कि मृदा अपरदन उसे कहते हैं जब एक जगह से मिट्टी दूसरे जगह उठ के चली जाती है, तो जिन कारणों से जाती है वही मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक होते हैं, ठीक है। मान लीजिए वर्षात आती है, पानी गिरता है तो मिट्टी खिसक के दूर चली जाती है, बहती है मिट्टी साथ में, तो अर्थात ये तो कारण है। हिमानी भी कारण है, पवन भी कारण है। लेकिन भूकंप की वजह से मृदा जो है अपरदन नहीं होता है, अर्थात मिट्टी एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जाती है, तो इसको हम देखेंगे तो मृदा अपरदन का भूकंप कारक नहीं है। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप देखेंगे सही ऑप्शन आपका भूकंप हो जाएगा, ठीक। दूसरा है रेंगती हुई मौत। किसे कहते हैं रेंगती हुई मौत। तो जब मृदा का अपरदन होता है तो मिट्टी जो बहती है तो कुछ ऐसे जो है शेप बनता है, मिट्टी इसके साथ बहती चली जाती है, ठीक है। और मृदा अपरदन भी 2 प्रकार का होता है, एक तो परतदार हो जाता है और एक नालीदार होता है। नालीदार में जो है बीहड़ा बन जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, तो उसी को हम रेंगती हुई मौत कहते हैं, ठीक है। तो रेंगती हुई मौत किसको कहते हैं, मृदा अपरदन को। वन विनाश का प्रमुख कारण नहीं है। यहाँ पे आपके एग्जाम में नहीं का जो क्वेश्चंस हैं, ये जो अंत में जो नहीं आ रहा है, ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने में आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वन विनाश का प्रमुख कारण नहीं है, औद्योगिकीकरण नहीं है, कि ज्वालामुखी क्रिया नहीं है, खनन नहीं है, पशुचारण नहीं है। तो आपको पता है खनन होगा तो वहाँ से पहले जो वन होंगे उसको साफ करना पड़ेगा।
पशुचारण भी वन विनाश का कारण है। औद्योगिकीकरण करेंगे तो उसमें भी लकड़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम जो है क्या करेंगे, वन का विनाश करेंगे, वन काटेंगे ही काटेंगे। लेकिन ज्वालामुखी क्रिया जो होती है उसकी वजह से वन का कोई विनाश नहीं होता है लेकिन अत्यधिक विनाश नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि वन विनाश का प्रमुख कारण नहीं है। ठीक, तो ज्वालामुखी क्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे विश्व के कितने भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। मरुस्थल आप गर्म मरुस्थल भी देखते हैं, ठंडा मरुस्थल भी देखते हैं। गर्म मरुस्थल जैसे सहारा मरुस्थल हो गया, और ठंडा मरुस्थल में आप अंटार्कटिका को ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो गर्म और ठंडे मरुस्थल हैं पूरे अगर इसको मिला दिया जाए तो पूरे पृथ्वी पर 1/3 भाग केवल मरुस्थल ही मरुस्थल है। ठीक है, तो मृदा ये जो वन विनाश का प्रमुख कारण हो गया। विश्व के कितने भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है, तो 1/3 भाग पर मरुस्थलों का विस्तार है। ठीक, मृदा रेचन क्या होता है, मृदा रेचन में किसका ह्रास होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चन है। मृदा रेचन में किसका ह्रास होता है, तो मृदा में जो उपस्थित जरूरी गुणवत्ता युक्त तत्व होते हैं उनका नष्ट हो जाते हैं वो। जैसे जब हम खेत में उर्वरक डालते हैं तो उससे जो उसमें हमको लाभदायक कीड़े मकोड़े जो रहते हैं जो भूमि को लाभ पहुंचाते हैं वो भी मर जाते हैं उर्वरक अधिक मात्रा में डालने की वजह से। तो उससे क्या होता है, मृदा रेचन होता है। ये टर्म आपको याद रखना है, मृदा रेचन किसको कहेंगे, तो जब भूमि की गुणवत्ता मर जाती है तो उसको हम कहते हैं मृदा रेचन। ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। दवाग्नि से किसका विनाश होता है, दवाग्नि बेसिकली किसको कहते हैं, जब वनों में आग लग जाता है तो उससे उसी को हम दवाग्नि कहते हैं। उससे क्या होता है, वनों में आग लगने से केवल पेड़ पौधे ही नुकसान नहीं होता पेड़ पौधों का, उसमें आप देखेंगे तो सूक्ष्म जीव भी मर जाएंगे, मृदा भी एक तरह से कहें तो बंजर टाइप हो जाएगी। ठीक है, तो इससे मृदा को और सूक्ष्म जीवों को भी विनाश होता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पर्यावरण की उपभोगवादी संस्कृति क्या है। उपभोगवादी किसको कहते हैं, मतलब जब हमारी ज़रूरत पूरी हो गई हो तो उससे अधिक सामानों का यूज करना, अर्थात अधिक से अधिक सामानों का अगर हम उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे उपभोगवादी संस्कृति। तो ये संस्कृति जो है वो कहाँ से आई थी, तो इसको आपको पूछा सकता है, तो आपको क्या लगेगा, जूडो क्रिश्चियन की जो धार्मिक परंपरा थी उसी की ये देन है। आप देखेंगे भारत में शुरुआत से ही, प्राचीन काल से ही पर्यावरण की पूजा की जाती थी। ठीक है, तो भारत की जो संस्कृति है उसी को वैश्विक स्तर पे फैलाने की ज़रूरत है इस टाइम। लेकिन ये जो जूडो क्रिश्चियन की धार्मिक परंपरा थी वो उपभोगवादी संस्कृति विकसित करना चाहती थी। उपभोगवादी संस्कृति मतलब अधिक से अधिक हर एक चीज़ मानव के लिए ही है, तो आप अगर उसका लिमिट में यूज करते हैं तो प्राकृतिक जो चीज़ें हैं वो बची रहेंगी, आपके जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी। तो हमको कम से कम जितने भी हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए उतनी सामानों का यूज करना चाहिए। अगर हम अधिक करते हैं तो उसी को हम उपभोगवादी संस्कृति कहते हैं। ठीक है, रेड डाटा बुक क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए अगर कोई जीव जंतु या फिर कोई प्रजाति अगर खतरे में रहता है, अर्थात अगर लुप्त होने की कगार पे है, तो उसके संबंध में ये रेड डाटा बुक जो है एक लिस्ट जारी करता है। इसमें आप देखेंगे क्या होता है कि जो लुप्त होने वाला रहता है उसको रेड डाटा लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है, और इसमें एक संस्था आती है ICUN। ये जो रेड डाटा बुक है इसको जारी कौन करता है, तो ICUN। इसका फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये आपको फुल फॉर्म याद रखना है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN रेड डाटा बुक को जारी करता है। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है होम्योस्टैटिक क्रियाविधि क्या है, ये आपको याद रखना है। होम्योस्टैटिक क्रियाविधि, जैसे मान लीजिए पर्यावरण में अगर प्राकृतिक रूप से छेड़छाड़ होती है, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी उत्पन्न होगा या फिर भूकंप आ गया, तो जो भी प्राकृतिक को नुकसान होगा, प्राकृतिक कारकों के द्वारा जो प्रकृति को नुकसान होता है उसको प्रकृति स्वयं ठीक करने के हालत में होती है, उसको ठीक कर लेती है। ठीक है, तो यही क्षमता जो है, जो प्रकृति की ये क्षमता है उसी को हम होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिए आप। प्रकृति द्वारा प्राकृतिक अथवा मानव जनित कारणों से पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन को संतुलित करने की क्रियाविधि को ही होम्योस्टैटिक क्रियाविधि कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे लाया है, और मैं आपसे सजेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में, क्योंकि उससे आपको एक समझ बन जाएगी। और बिना समझ बनाए किसी भी सब्जेक्ट में आप या बहुविकल्पी करें या ऑब्जेक्टिव करें या डिस्क्रिप्टिव करें, कोई भी टाइप अगर आपका एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें अच्छा आप नहीं परफॉर्मेंस कर पाएंगे। इसलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि अगर आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप एक बार जाके वीडियो को देख लीजिएगा, आपको
कम से कम एक अच्छी समझ बन जाएगी उससे, ठीक है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, ये क्वेश्चन है। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर, ये इसमें मैक्सिमम मैं फैक्चुअल क्वेश्चन लाया हूँ। तो जनसंख्या वृद्धि दर आप देखेंगे तो 1.1% है भारत में, ठीक है। मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, एक परतदार अपरदन और दूसरा नालीदार अपरदन। परतदार अपरदन में क्या होता है, मिट्टी ऊपर ऊपर से खिसक के दूर चली जाती है, ठीक है, ऊपर ऊपर से खिसक के दूर चली जाती है। और जो नालीदार अपरदन होता है उसमें जैसे मान लीजिए बरसात हुआ, बरसात से जब पानी एक ही जगह से बहने लगता है, एक ही जगह से बहने लगता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक तरह से गड्ढा बन जाता है, ठीक है, नाली टाइप में बन जाता है। नाली आप लोग सब जानते होंगे, तो ये नाली टाइप में बन जाता है, इसी को हम नालीदार अपरदन कहते हैं, ठीक है। इसको बीहड़ कहते हैं, बीहड़ बन जाता है। तो मृदा अपरदन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। बीहड़ किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है, तो नालीदार अपरदन का। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीहड़ किस प्रकार के अपरदन का परिणाम है, ये आपको याद रखना है, नालीदार अपरदन का। यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन आ गया, मृदा अपरदन के प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं, तो वर्षा है, वायु है, हिमानी से मृदा का अपरदन होता है, इन सब चीज़ों की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम किस देश में रखा गया, मतलब जो अधिक से अधिक मात्रा में कार्बन रिलीज हो रहा है, कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो इस पे टैक्स लगाने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव है किस देश ने रखा, तो न्यूजीलैंड ने सबसे अधिक जो है इसके देश में मैक्सिमम कार्बन उत्सर्जन हो रहा था, तो वहाँ पे उसने कार्बन टैक्स लगाने के लिए प्रस्ताव रखा था, ठीक है। आप देखेंगे फ्लाई ऐश किसके दान के फलस्वरूप प्राप्त होता है, तो फ्लाई ऐश ये जो कोल है, कोल किसको कहते हैं, जो कोयला होता है उसको जब जलाया जाता है तो फ्लाई ऐश प्राप्त होता है, एक तरह से कहें तो राख टाइप का, ठीक है, हवा में वो निकलता है तो उसको फ्लाई ऐश कहते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा हुई थी। अम्लीय वर्षा क्यों होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए, जब बहुत अधिक कारखानों की वजह से जब जो गैस सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैसें, ये सारी गैसें जब वातावरण में जाती हैं, तो जो वातावरण में वाटर है, H2O है, उससे क्रिया करके वो अम्ल बना लेती हैं। जैसे मान लीजिए सल्फर है, ठीक, सल्फर गया वायुमंडल में और H2O से क्रिया कर लिया, ठीक है, H2O से क्रिया कर लिया तो इससे बन गया H2SO4, ठीक है। अब ये H2SO4 जब बरसात होगी तो उसके साथ घुल के और बरसात के साथ ये नीचे आएगा, तो इसी को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जहाँ पे अधिक कारखाने होते हैं, ठीक है, औद्योगिक विकास जहाँ पे बहुत अधिक होता है, तो वहाँ पे हमेशा ये सब गैसें रिलीज होती रहती हैं, तो इसीलिए वहाँ पे अम्लीय वर्षा होता रहता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस देश में सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा देखी गई थी, तो स्वीडन में। स्वीडन कहाँ है, यूरोप में 1972 में सबसे पहले अम्लीय वर्षा देखी गई थी। इसको आप याद रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा का सूचना केंद्र कहाँ पे है। तो आप जानते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जहाँ पे सबसे पहले अम्लीय वर्षा देखी गई, अम्लीय वर्षा का वहाँ पे एक तरह से कहें तो प्रारंभ होता है जहाँ से, तो वहीं से इसके लिए एक संस्था बना दी जाती है, सूचना केंद्र बना दिया जाता है ओस्लो में। ओस्लो कहाँ पे है, तो ये स्वीडन की राजधानी है ओस्लो, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्वीडन की कैपिटल है ओस्लो, ये यूरोप में है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैपिटल हो गया ये स्वीडन और इसमें ओस्लो। जो वाहन चलती हैं सड़क पे उसमें आप देखेंगे तो सबसे विषैला जो पदार्थ होता है, जो धातु होती है, वो कौन सी है जो उससे रिलीज होती है। जैसे मान लीजिए पेट्रोल यूज कर रहे हैं, डीजल यूज कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा सबसे विषैला पदार्थ होता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है। कापर होता है कि कैडमियम होता है कि लेड होता है तो कि मरकरी होता है। तो अब आपको पता होगा लेड जो होता है वो एक विषैला पदार्थ है जो कि डीजल के दहन के फलस्वरूप, डीजल और पेट्रोलियम के फलस्वरूप वो निकलता है और वातावरण में घुल जाता है, जिससे कि ये मानव के फेफड़े वगैरह के लिए ये नुकसानदायक होता है, ठीक है। 20वां क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। तो नार्वे में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। अब ये नार्वे में क्यों होती है, मैंने आपको बताया कि सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा कहाँ पे हुई थी, तो स्वीडन में हुई थी, ठीक, स्वीडन में हुई थी। और स्वीडन के पश्चिम में, स्वीडन के अगर स्वीडन यहाँ पे है तो पश्चिम में यहाँ पे क्या है, नार्वे है, तो इसके पास ही में नार्वे है, तो यहाँ पे मैक्सिमम बरसात होती है अम्लीय वर्षा के रूप में। बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री से अगर मान लीजिए अगर निकला कोई गैस,
तो बादल बन के यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे मैक्सिमम वर्षा करा सकती है। और यहाँ पर भी नॉर्वे में भी बहुत अधिक औद्योगिकीकरण है। आप देखेंगे कोई भी इंडेक्स निकलता होगा तो सबसे आगे यही रहते हैं लोग, क्योंकि ये लोग व्यवस्था भी अच्छी करते हैं। ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, ये चारों जो कंट्री हैं मैक्सिमम ये यही लोग रहते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होगी? नॉर्वे में। अब कुछ क्वेश्चन आपको जल प्रदूषण से पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत में जो जल प्रदूषण नियंत्रण है उसके लिए कानून कब लागू किया गया? ठीक है, तो आप देखेंगे इसके लिए जो कानून है वो 1974 में इसके लिए कानून लागू किया जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए। ठीक है, आपको याद रखना है 1974। उसके बाद है गंगा कार्य परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब गठित किया गया? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, तो 1985 में इसका गठन होता है। ये चूंकि फैक्चुअल क्वेश्चन है तो इसमें ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही आपको इसको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नमामि गंगे नामक परियोजना कब प्रारंभ की गई? जो क्वेश्चन समझाने लायक है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, लेकिन जो फैक्चुअल क्वेश्चन हो तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। ठीक है, नमामि गंगे नामक परियोजना, नमामि गंगे बेसिकली क्यों चलाया गया था? जो गंगा में इतनी गंदगी फैल गई है तो उसको साफ करने के लिए ये नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था। इसमें आप देखेंगे 2016 ईस्वी में इसको चालू किया 2016 में इसको चालू किया गया था। ठीक है, भारत में जो बांध परियोजना है उसकी शुरुआत कब की गई थी? बांध परियोजना भी आपका जल से संबंधित है। तो बांध परियोजना सबसे 7 अप्रैल 1973 में बांध परियोजना का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, सबसे पहले 7 अप्रैल 1973 में इसको लगाया गया था। नेक्स्ट आप देखेंगे टिहरी बांध का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? टिहरी बांध, ये टिहरी बांध आप कहाँ पे आप पाएंगे? जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है, भागीरथी नदी गोमुख से निकलती है। ठीक है, और गोमुख से वो भिलंगना नदी जहाँ पे आके मिलती है भागीरथी से, आप इसको ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि टिहरी किस नदी पर स्थित है? टिहरी बांध, तो भागीरथी और भिलंगना इस नदियों का जहाँ पे संगम होता है वहीं पे ये टिहरी बांध बना हुआ है। ठीक है, टिहरी बांध बना हुआ है और इसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो 261 मीटर है इस बांध की ऊंचाई। स्वामी रामतीर्थ सागर, यहाँ पे एक सरोवर है इसके पीछे जिसका नाम है स्वामी रामतीर्थ सागर। ठीक है, ये टिहरी बांध के बारे में कुछ बेसिक जानकारी है जो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है इसके बारे में। भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सिंद्रपोंग जो परियोजना थी 1857 में अर्थात अंग्रेजों के समय में दार्जिलिंग में इसको लगाया गया था। दार्जिलिंग कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पे है? सिक्किम में दार्जिलिंग है। तो भारत की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना, ये भी पूछा जा सकता है सिंद्रपोंग। मैं यहाँ पे मैक्सिमम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेके आया हूँ जो मुझे लगता है कि पेपर में आ सकता है, इसीलिए आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा, आप इसको पढ़ के ही जाइएगा। प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग है कौन सा? अस्थमा है कि मलेरिया है कि आंत्रशोथ है कि पक्षाघात है? ठीक है, तो चूंकि आपके टॉपिक जो आपका सिलेबस है उसमें तो जल प्रदूषण है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको आप याद रखिएगा, आंत्रशोथ जो होता है वो एक प्रमुख रोग है जल प्रदूषण के। ठीक है, जब प्रदूषित जल होता है उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो आंत्रशोथ नामक रोग होता है। ठीक, शुद्ध जल का पीएच मूल्य ये तो सबको पता होगा कि 7 होता है। ठीक है, उर्वरकों के रसायन जलाशयों में पहुंचकर कौन सी समस्या उत्पन्न करते हैं? जो हम लोग खाद डालते हैं खेतों में, जब बारिश आता है तो वो बहकर पुनः जो है समुद्र में चला जाता है, नदियों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, तो उससे जो जलाशय हैं उस पर क्या फ़र्क पड़ता है? बेसिकली क्वेश्चन पूछने का मतलब ये है। ठीक, तो हम इसको देखेंगे। आपके पास ऑप्शन है शैवालों की वृद्धि, दूसरा जल स्तर में वृद्धि, तीसरा जलीय जंतुओं की वृद्धि और चौथा है जल रिसाव। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाइए। देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कॉमन सेंस से या एग्जाम में होंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको फैक्चुअल क्वेश्चन उतना याद नहीं आएगा और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे कोई आपको बताने नहीं आने वाला है। तो जितना आपका कंसेप्ट सही रहेगा आप एग्जाम में अच्छा कर जाएंगे। जैसे जब उर्वरकों का प्रयोग होगा तो जब वो पानी जब जाएगा समुद्र में तो शैवालों की वृद्धि होगी कि जल स्तर में वृद्धि होगी कि जल रिसाव होगा कि जलीय जंतुओं की वृद्धि होगी? तो जलीय जंतु तो वैसे मरेंगे क्योंकि वो रसायन जब पाएंगे तो वो मर जाएंगे। जल रिसाव कैसे होगा? इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, जल रिसाव भी नहीं होगा। जल स्तर में वृद्धि, पानी थोड़ी ना हम उसमें डाल रहे हैं कि जल वृद्धि होगी। तो जो शैवालों की वृद्धि होगी, शैवाल क्या होते हैं? एक प्रकार का कहें तो पादप हैं। ठीक है, और पादप को हम ले जाके क्या दे रहे हैं? उर्वरक दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं। ठीक है, तो पादपों को जो हम खाद देंगे तो क्या होगा? शैवालों की संख्या में वृद्धि होगी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, शैवालों की वृद्धि। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको
पूछा जा सकता है, जो कि कंसेप्ट से रिलेटेड भी होंगे और फैक्ट से भी रिलेटेड होंगे। तो एक बार मैं फिर से आपसे अनुरोध करूंगा कि प्लेलिस्ट में जाके, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका प्लेलिस्ट दे दूंगा, तो उसमें जाके आप वीडियो को देख लीजिएगा। उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त कर पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा, और मन करे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।